नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई ज्ञानपद चैनल पर। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को एकदम सरल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे। हाँ, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, पीसीएस की या किसी भी सरकारी नौकरी की। बिल्कुल, हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे, एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह। चलिए शुरू करते हैं स्लाइड 1 से। तो स्लाइड 1 है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द ब्लॉकबस्टर मूवी। दोस्तों, आज हम इस बोरिंग आंकड़े को एक सुपरहिट फिल्म की तरह समझेंगे। ये सर्वे सिर्फ किताब नहीं बल्कि भारत के भविष्य का ट्रेलर है। इसमें ड्रामा है, महंगाई, एक्शन है, जीडीपी ग्रोथ और हीरो है हमारा भारत। और आज की क्लास में हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स डिकोड करेंगे। एग्जाम अलर्ट। इकोनॉमिक सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए के नेतृत्व में तैयार किया जाता है और बजट से एक दिन पहले पेश होता है। क्या है ये हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी इकॉनमी का पिछले 1 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। हाँ। सरकार बताती है कि देश ने कैसा परफॉर्म किया, क्या अच्छा हुआ, क्या चुनौतियां रहीं। और ये भविष्य का ट्रेलर भी है। हाँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि आगे सरकार का फोकस किन चीजों पर रहेगा। और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट जो एग्जाम अलर्ट में है, उसे एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, उसे याद कर लो। इसे कौन तैयार करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए। और इसे बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में रखा जाता है। बिल्कुल, ये सवाल सीधा सीधा प्रीलिम्स में बनता है। ठीक है। लो अब मूवी का पहला सीन देखते हैं। स्लाइड 2, विकास की रफ्तार यानी जीडीपी ग्रोथ। तूफानों के बीच अड़िग खड़ा भारत। पूरी दुनिया में मंदी और युद्ध का डर है, लेकिन भारत आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी बना हुआ है। FY27 के लिए भारत की विकास दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। और ये ग्रोथ सरकारी खर्च से नहीं, बल्कि हमारे और आपके खर्च, कंजम्पशन और निवेश, इन्वेस्टमेंट से आ रही है। वैश्विक झटकों के बावजूद हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं। एग्जाम अलर्ट। FY27 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8%, 7.2% रखा गया है। यह डेटा प्रीलिम्स के लिए रट लो। हाँ, तो ये है हमारी मूवी का एक्शन सीन, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में समझाएंगे। देखो, 1 साल में हमारे देश में टोटल कितने का सामान और सेवाएं बनी, बस ये देश की कमाई का एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। और ये आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी वाली बात बहुत खास है। बिल्कुल। देखो, पूरी दुनिया में माहौल ठीक नहीं है, कहीं मंदी है, कहीं लड़ाई चल रही है, लेकिन भारत इन सब के बीच में मजबूती से खड़ा है। इसीलिए इसे आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी कहा गया है। और सबसे जरूरी डेटा जो रटना है वो है 7.2%। एकदम। सर्वे का अनुमान है कि FY27 में हमारी ग्रोथ 7.2% रहेगी, जो दुनिया में सबसे तेज है। अच्छा, और ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? हमारे आपके खर्च से, मतलब जब हम और आप बाजार में जाकर सामान खरीदते हैं, जिसे कंजम्पशन कहते हैं, और जब कंपनियां नई फैक्ट्री लगाती हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इकोनॉमी में अंदर से दम है। बिल्कुल। तो एग्जाम अलर्ट वाला पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा लो। चले आगे। हाँ जरूर। तो अब आते हैं स्लाइड 3 पर। महंगाई पर लगाम, इन्फ्लेशन टेम्ड। महंगाई का राक्षस अब पिंजरे में है। सर्वे का टाइटल है प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन टेम्ड एंड एंकर्ड, मतलब सब कंट्रोल में है। भारत में खुदरा महंगाई CPI ऐतिहासिक रूप से कम, यानी 7.5% के आसपास देखी गई। अप्रैल-दिसंबर औसत। दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका में महंगाई बढ़ी, लेकिन भारत ने इसे कम किया। सब्जियों और दालों की कीमतों में गिरावट और सही सरकारी नीतियों ने ये संभव किया। एग्जाम अलर्ट। भारत ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की है। अच्छा, तो अब बात करते हैं मूवी के विलेन की महंगाई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा हीरो यानी भारत इस विलेन को काबू में कर चुका है। हाँ, सर्वे कहता है कि खुदरा महंगाई, जिसे हम CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, वो सिर्फ 1.7% के आसपास रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 1.7% तो सच में बहुत कम है। सोचो, अमेरिका जैसे देशों में लोग महंगाई से परेशान थे, और हमने उस पे लगाम कसे। कैसे हुआ ये? देखो, सब्जियों और दालों के दाम कम हुए और सरकार ने भी सही कदम उठाए। और जो एग्जाम अलर्ट वाला पॉइंट है, वो देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में हुई है। ये मेंस में लिखने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। समझ गए? समझ गई। हाँ। महंगाई अब कंट्रोल में है। हाँ। तो अब चलते हैं स्लाइड 4 पर। राजकोषीय अनुशासन, हाँ। फिस्कल डिसिप्लिन। हाँ। सरकार का बही खाता
फिस्कल डिसिप्लिन, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। हाँ। FY26 का लक्ष्य 4.5% तक लाने का है। टैक्स कलेक्शन बड़ा है, डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा अब 59% हो गया है, जो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। सरकार फालतू खर्च कम करके कैपेक्स मतलब सड़क, पुल, इंफ्रा पर पैसा लगा रही है। हाँ। इसे कैपेक्स लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी कहते हैं, जो इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म बूस्टर है। सरकार के काम हाँ। वज्र बिलागर, हाँ। जो इकोनॉमी के लिए 5 गति हैं। एग्जाम अलर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 9.2 करोड़ हो गई है, जो फॉर्मलाइजेशन को दर्शाता है। चलो अब सरकार के घर का हिसाब किताब देखते हैं, जिसे फैंसी भाषा में फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। हाँ, तो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट का सीधा मतलब है सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। मतलब जब खर्च ज्यादा और कमाई कम हो। बिल्कुल। तो सरकार इस घाटे को कम कर रही है और लक्ष्य है कि 2026 तक इसे 4.5% पर ले आएं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और कमाई भी बढ़ी है टैक्स कलेक्शन से। हाँ, और सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है? फालतू चीजों में नहीं, बल्कि कैपेक्स में। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे नई सड़कें बनाना, नए पुल बनाना, एयरपोर्ट बनाना। सही। इससे देश को लंबे समय तक फायदा होता है। और एग्जाम अलर्ट वाला पॉइंट तो कमाल का है, 9.2 करोड़ लोग अब ITR भर रहे हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और बिजनेस अब फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल। अब आते हैं स्लाइड 5 पर। बैंकों की सेहत में सुधार, पुरानी बीमारी NPA खत्म, बैंक अब फिट है। बैंकों का GNPA बैड लोन पिछले कई दशकों के सबसे निचले स्तर 2.2% पर आ गया है। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या अब सुलझ चुकी है। बैंक और कॉर्पोरेट दोनों मजबूत हैं। MSME को जमकर लोन मिल रहा है, जो रोजगार के लिए जरूरी है। डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रही है। एग्जाम अलर्ट, GNPA घटकर 2.2% रह गया है। ये बैंकिंग सुधारों की बड़ी जीत है। अब बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की धमनियों की, यानी बैंकों की। पहले बैंक एक बीमारी से जूझ रहे थे जिसका नाम था NPA। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसा लोन जो वापस नहीं आ रहा, बैड लोन। हाँ, और वो अब घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो ट्विन बैलेंस शीट वाली समस्या क्या थी? मतलब एक तरफ कंपनियों का बही खाता खराब था, वो लोन नहीं चुका पा रही थी, और दूसरी तरफ बैंकों का बही खाता खराब था, क्योंकि उन्हें लोन वापस नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। अब ये दोनों समस्याएं सुलझ गई हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ? अब बैंक छोटे उद्योगों MSME को आसानी से लोन दे पा रहे हैं, जिससे नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। तो ये 2.2% का आंकड़ा याद रखना है। हाँ, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नींव की ओर। स्लाइड 6, कृषि हमारी नींव, एग्रीकल्चर, अन्नदाता की मेहनत और रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि क्षेत्र 4.7% की औसत दर से बढ़ रहा है, कोविड के बाद की रिकवरी। अब किसान सिर्फ खेती नहीं, बल्कि पशुपालन और मत्स्य पालन, ऑलाइड सेक्टर्स से भी कमा रहे हैं। सरकार का फोकस उत्पादकता बढ़ाना, आय सुरक्षित करना और खाद्य सुरक्षा। दालों और सब्जियों के बम्पर उत्पादन ने महंगाई को कम रखने में मदद की है। एग्जाम अलर्ट, पशुपालन और मत्स्य पालन की ग्रोथ रेट अब मुख्य फसलों क्रॉप्स से भी ज्यादा तेज है। दोस्तों, इकोनॉमी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसकी नींव तो कृषि ही है। और अच्छी खबर यह है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 4.7% की शानदार दर से बढ़ रहा है। और अब एक और बदलाव आ रहा है। किसान सिर्फ गेहूं चावल नहीं उगा रहे हैं, बल्कि पशुपालन मतलब दूध, डेयरी और मत्स्य पालन मतलब मछली जैसे कामों से भी अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। इन्हें एलाइड सेक्टर्स कहते हैं। हाँ, और एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम अलर्ट में लिखी है वो ये कि इन एलाइड सेक्टर्स की ग्रोथ अब फसलों से भी तेज हो गई है। ये तो भारतीय कृषि में एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। चलिए अब नींव से रॉकेट की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 7, भारत का रॉकेट सर्विस सेक्टर। हाँ, आधी से ज्यादा इकोनॉमी इसी के दम पर है। भारत के GDP का 50% से ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। हम दुनिया के बैक ऑफिस से आगे बढ़कर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC बन रहे हैं। सर्विस एक्सपोर्ट में सिर्फ IT नहीं, अब बिजनेस कंसल्टिंग और प्रोफेशनल सर्विस भी आगे है। ये सेक्टर वैश्विक मंदी से डीकपल होकर तेजी से बढ़ रहा है। एग्जाम अलर्ट, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर बन गया है, ग्लोबल शेयर 4.3%। अगर कृषि हमारी नींव है, तो सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का रॉकेट है। देश की आधी से ज्यादा कमाई इसी सेक्टर से होती है।
आईटी, टूरिज्म, बैंकिंग सब कुछ इसी में आता है। और देखो, पहले दुनिया हमें अपना बैक ऑफिस समझती थी। मतलब सस्ता और बेसिक काम करने वाला देश। हाँ, लेकिन अब हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने महत्वपूर्ण काम करवाती हैं, जैसे रिसर्च और डिजाइन। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा। और एग्जाम अलर्ट देखो, हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े सर्विस एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये रैंक और हमारा ग्लोबल शेयर 4.3% दोनों याद रखना है। एकदम। चलिए अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। स्लाइड 8। मेक इन इंडिया इंडस्ट्री, दुनिया की फैक्ट्री बनने की ओर भारत। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% की शानदार वृद्धि देखी गई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने 30 गुना की छलांग लगाई है। ये पीएलआई स्कीम का असर है। हम लो स्किल काम से अब हाईटेक जैसे सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। दवा और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में हम आत्मनिर्भरता की ओर हैं। एग्जाम अलर्ट, मैन्युफैक्चरिंग जीवीए का 46.3% हिस्सा अब मीडियम और हाईटेक सेक्टर से आ रहा है। तो अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की, यानी हमारे इंडस्ट्री सेक्टर की। इसमें 9.1% की ग्रोथ देखी गई है, जो बहुत अच्छी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल फोन। आज हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। ये सब पीएलआई स्कीम की वजह से हुआ है। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हाँ, मतलब सरकार कहती है कि आप भारत में ज्यादा बनाओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे। और हम अब सिर्फ कपड़े या जूते नहीं बना रहे हैं। नहीं, अब हम हाई टेक चीजों जैसे सेमीकंडक्टर पर भी फोकस कर रहे हैं। एग्जाम अलर्ट का पॉइंट बहुत जरूरी लग रहा है। हाँ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का लगभग आधा हिस्सा अब मीडियम और हाई टेक हो गया है। ये दिखाता है कि हम वैल्यू चेन में ऊपर जा रहे हैं। बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 9 पर। इंफ्रास्ट्रक्चर, 125 ट्रिलियन का महानिवेश। कनेक्टिविटी, देश की रफ्तार। सड़कों, रेलवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। रेलवे में माल ढुलाई और यात्री संख्या में भारी उछाल आया है। लॉजिस्टिक्स लागत कम करने से हमारे एक्सपोर्ट सस्ते और कंपेटिटिव हो रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना से प्रोजेक्ट्स में देरी कम हुई है। एग्जाम अलर्ट, 2014 में 91 किलोमीटर हाईवे थे, अब लगभग 1.46 लाख किलोमीटर हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देश की नसें, सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, और सरकार इस पर जबरदस्त निवेश कर रही है। इसका सीधा फायदा क्या है? लॉजिस्टिक्स की लागत कम होती है। मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा कम होता है। और जब खर्चा कम होगा तो हमारा सामान दुनिया के बाजार में सस्ता बिकेगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बिल्कुल। और पीएम गति शक्ति एक मास्टर प्लान है जिससे सारे विभाग मिलकर काम करते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो। एग्जाम अलर्ट वाला डेटा तो बहुत प्रभावशाली है। हाईवे की लंबाई में इतना ज्यादा इजाफा। हाँ, ये आंकड़े आप अपने मेंस के जवाब में लिख सकते हैं। जरूर। अब बात करते हैं हमारी असली ताकत की। स्लाइड 10। हमारी असली ताकत लोग, सोशल इंफ्रा, पढ़ाई, दवाई और कमाई पर फोकस। शिक्षा, पीएम श्री और निपुण भारत से स्कूली शिक्षा की नींव मजबूत हो रही है। स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत और टेलीमानस मेंटल हेल्थ ने पहुंच बढ़ाई है। आउटकम पर फोकस, सिर्फ स्कूल जाना नहीं बल्कि विद्या समीक्षा केंद्र से सीखना जरूरी है। जीवन प्रत्याशा 70+ वर्ष हो गई है। एग्जाम अलर्ट, उच्च शिक्षा में नामांकन GER का लक्ष्य 2035 तक 50% रखा गया है। देश की असली ताकत उसके लोग होते हैं और लोगों पर निवेश को कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत फोकस कर रही है। हाँ, पीएम श्री स्कूल मॉडल स्कूल हैं। निपुण भारत छोटे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और टेलीमानस से मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक जरूरी बदलाव ये है कि अब आउटकम पर फोकस है। बिल्कुल, अब सिर्फ स्कूल भेजने पर नहीं बल्कि बच्चे क्या सीख रहे हैं इस पर फोकस है। और एग्जाम अलर्ट वाला पॉइंट वो याद रखना, 2035 तक हायर एजुकेशन में GAR मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% करने का लक्ष्य है। ठीक है। अब सबसे जरूरी मुद्दे पर आते हैं। स्लाइड 11। रोजगार और महिला शक्ति। रोजगार, महिला शक्ति और बदलता लेबर मार्केट। महिला श्रम भागीदारी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़कर 41.7% हो गई है। ये एक गेम चेंजर है। बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 3.2% के निचले स्तर पर है। श्रम कानून, 29 पुराने कानूनों को 4 संहिताओं में बदला गया है। गिग इकोनॉमी और स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स से रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। एग्जाम अलर्ट, EPFO डेटा बताता है कि फॉर्मल औपचारिक नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं।
यहाँ सबसे बड़ी और अच्छी खबर है महिला श्रम भागीदारी का बढ़ना। अब 41.7% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। हाँ, क्योंकि जब महिलाएं काम करती हैं तो पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और बेरोजगारी दर भी 3.2% के बहुत ही कम स्तर पर है। बिल्कुल। और सरकार ने पुराने लेबर कानूनों को सरल बनाने के लिए 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। और एग्जाम अलर्ट का क्या मतलब है? ईपीएफओ का डेटा बताता है कि देश में फॉर्मल जॉब्स बढ़ रही हैं, जो एक अच्छी और स्थिर इकोनॉमी की निशानी है। बहुत बढ़िया। अब एक भविष्य के टॉपिक पर चलते हैं। स्लाइड 12, क्लाइमेट, ऊर्जा बनाम खनिज। ऊर्जा सुरक्षा बनाम खनिज सुरक्षा। भारत 2070 तक नेट जीरो बनने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनौती, ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड के लिए भारी मात्रा में खनिजों, मिनरल्स की जरूरत है। परमाणु ऊर्जा 2047 तक 100 जीबी का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन बॉन्ड्स और सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए पैसा जुटाया जा रहा है। एग्जाम अलर्ट, 1 जीवी सोलर पावर के लिए लगभग 18.5 टन चांदी की जरूरत होती है। ये मिनरल चैलेंज है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और भविष्य का टॉपिक है। हाँ, एक तरफ हमें पर्यावरण को बचाना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। बिल्कुल। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। मतलब हम उतना ही कार्बन उत्सर्जित करेंगे जितना सोख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चुनौती है। हाँ, चुनौती ये है कि सोलर पैनल बनाने के लिए, विंड टरबाइन बनाने के लिए बहुत सारे खनिज चाहिए, जैसे चांदी, लिथियम, कोबाल्ट। तो ऊर्जा की सुरक्षा के लिए खनिजों की सुरक्षा जरूरी है। यही है ऊर्जा बनाम खनिज का मुद्दा। सही। और एग्जाम अलर्ट वाला उदाहरण देखो, कितना सटीक है। 1 गीगावाट सोलर पावर के लिए 18.5 टन चांदी चाहिए। बाप रे, ये तो इस चुनौती का स्केल बताता है। बिल्कुल। अब चलते हैं एक और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर। स्लाइड 13, एआई और डिजिटल भारत। एआई और डिजिटल भारत, भविष्य की तैयारी। भारत में 4000 प्लस एआई स्टार्टअप्स है। हम दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जेएनआई का उपयोग कृषि, शिक्षा और हेल्थ में क्रांति ला रहा है। डेटा अब नया तेल है। हम डेटा इकोनॉमी का फायदा उठाने की रणनीति बना रहे हैं। स्वामित्व योजना, ड्रोन से गांवों की मैपिंग और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड। एग्जाम अलर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 81 2015 से सुधरकर 38 2025 हो गई है। भारत एआई और डिजिटल में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हाँ, मतलब हमारे युवा इस फील्ड में कमाल का काम कर रहे हैं। और ये डेटा नया तेल है वाली बात भी बहुत चल रही है। क्योंकि जिसके पास डेटा है, उसके पास पावर है। भारत इस डेटा इकोनॉमी का लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। स्वामित्व योजना भी एक बहुत ही क्रांतिकारी स्कीम है। हाँ, इसमें ड्रोन से गांवों की जमीनों की मैपिंग करके लोगों को उनके प्रॉपर्टी के डिजिटल कार्ड दिए जा रहे हैं। और एग्जाम अलर्ट वाली रैंकिंग, हम 81 से 38 पर आ गए हैं। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को एक इनोवेटिव देश के रूप में देख रही है। बहुत खूब। अब आते हैं स्लाइड 14 पर, बदलता व्यापार। नए दोस्त, नए बाजार, नए अवसर। हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से व्यापार बढ़ रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट ने वस्तु व्यापार के घाटे को संभाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एफटीए से नए बाजारों के दरवाजे खुल रहे हैं। रेमिटेंस में भारत दुनिया में सबसे आगे है। एग्जाम अलर्ट, भारत ने हाल ही में ईएफटीए के साथ समझौता किया है। व्यापार के मामले में भारत अब नए दोस्त बना रहा है। हम सिर्फ कुछ गिने चुने देशों पर निर्भर नहीं हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हमारा सर्विस एक्सपोर्ट वस्तु व्यापार के घाटे को संभाल रहा है। हाँ, हम जितना सामान इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे घाटा होता है। लेकिन इस घाटे की भरपाई हमारा सर्विस एक्सपोर्ट कर देता है। और रेमिटेंस में हम नंबर 1 हैं। हाँ, जो पैसा विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं, उसमें हम दुनिया में सबसे आगे हैं। और एग्जाम अलर्ट में एफटीए का जिक्र है, इसे याद रखना है। हाँ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। चलिए अब मूवी के क्लाइमेक्स पर आते हैं। स्लाइड 15, निष्कर्ष और आगे की राह। विकसित भारत 2047 की तैयारी। भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और हम सही दिशा में हैं। हमें ग्रीन ट्रांजिशन और एआई को अवसर में बदलना होगा। रोजगार और स्किलिंग अगली बड़ी प्राथमिकताएं हैं।
ये ब्लॉकबस्टर इकोनॉमी अब रुकने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ब्लॉकबस्टर मूवी का क्लाइमैक्स। निष्कर्ष ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। और आगे की राह क्या है? हमें भविष्य की दो बड़ी ताकतों ग्रीन ट्रांजिशन और एआई को एक अवसर बनाना है। और सबसे बड़ा फोकस रहेगा लोगों को अच्छी नौकरी और सही स्किल देने पर। बिल्कुल। तो ये ब्लॉकबस्टर इकोनॉमी का सफर जारी रहेगा। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और AI ज्ञानपाठ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।